आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीएम सुरक्षा में हुई चूक को भाजपा पदाधिकारियों ने बताया हत्या की साजिश। महिला रेलकर्मी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए की गई मारपीट। खाद वितरण को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम और ऑनलाइन मैप लॉन्च। देश प्रदेश जिला कस्बा के कोविड अस्पताल में खाली बेडों की मिलेगी घर बैठे ऑनलाइन जानकारी। खबरें विस्तार से। पीएम सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में भाजपाइयों ने जहां कल मशाल जुलूस निकाला, वहीं आज मौन व्रत रखते हुए कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा मामले की बयार पूरे देश में छाई हुई है, जहां एक तरफ ये मामला केंद्र राज्य से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं भाजपा शासित प्रदेशों व जिलों में भाजपाइयों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे हत्या की साजिश बताई जा रही है। इसी कड़ी में रीवा के भाजपाई भी इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। बीती शाम आक्रोशित भाजपाइयों ने जहां मशाल जुलूस निकालते हुए विरोध जताया, वहीं पंजाब सरकार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। आज मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की मानसिकता को देशद्रोही और देश विरोधी बताया और रीवा कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष भाजपा अजय सिंह से बात की गई। हम सब जान रहे हैं, पूरा देश आज जान रहा है कि 5 जनवरी को पंजाब के अंदर जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जिस तरह से घोर लापरवाही की गई, जिस तरह से उनकी हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो स्थान है वो पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। इसमें पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की अपनी ओछी मानसिकता देश के सामने आई है। हम इस मौन धरना के माध्यम से, गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस किस घिनौने स्तर तक जा चुकी है। कांग्रेस का कृत्य देश के सामने आना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस मौन धरना के माध्यम से हमने संदेश देने का प्रयास किया। अभी हम महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में, जिसके माध्यम से हम देश के महामहिम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। हमको जहाँ तक जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी, एसपीजी का जो सुरक्षा उनका इंटरनल सुरक्षा होता है। बाकी जो सुरक्षा होता है वह जिस भी प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां के डीजीपी और सीएस की जिम्मेवारी होती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएं और उनके जो भी रूट रहता है वो डीजीपी और सीएस की जानकारी में रहता है। तो पंजाब के डीजीपी और सीएस और वहां के मुख्यमंत्री ने मिलकर या जानबूझकर घिनौना कृत्य किया है। आपने कहा कि हत्या की साजिश और प्रयास जैसा मसला, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रूट कुछ और था, फिर डाइवर्ट किया गया, तमाम चीजें थी, तो हत्या की साजिश कैसे डायरेक्ट नहीं? जो रूट 10 मिनट पहले मौसम की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से आकाश मार्ग से जाना था, मौसम ने अलाउ नहीं किया हेलीकॉप्टर उड़ने को, तो रूट बदला गया। 10 मिनट पहले रूट बदला गया और जिस रूट की जानकारी सिर्फ पंजाब के डीजीपी, सीएस और इन लोगों को थी, तो इतने कम समय में और उस फ्लाईओवर में, आप सोचिए, कल्पना करिए कि कहीं और होता तो ठीक है, फ्लाईओवर में एक साथ इतने ट्रैक्टर, इतने बसें, इतने लोग आ जाए, कैसे संभव है? इसमें कहीं ना कहीं अगर एसपीजी ने अपनी तत्परता न दिखाई होती तो आज हो सकता है कि हमारा देश इस कांग्रेस सरकार के नाम पे कलंकित हो रहा होता। महिला रेलकर्मी से ट्रेन की बोगी में मारपीट व दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। महिला रेलकर्मी के साथ एक अज्ञात युवक द्वारा इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब महिला द्वारा विरोध जताया गया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए धक्का देकर फरार हो गया, जिसके चलते महिला के सिर पर चोट आई है। घटना की शिकायत चुरहट्टा थाना में दर्ज कराई गई है। वहीं महिला को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी विद्याबारी तिवारी से बात की गई। घटना का मामला आया, क्या मामला है? एक महिला वहाँ की कर्मचारी है, वो रात्रि ड्यूटी में थी अपनी, तो करीब 10:30 बजे रात एक कोई अज्ञात आदमी उनके साथ रिलेशन में आने के लिए अटेम्प्ट किया
तो उसका उन्होंने विरोध किया, जिस पर उनके साथ मारपीट करके उन्हें पटक दिया और इसके दौरान उनके सिर में चोट, चेहरे पर चोट भी आई है, उस पर टाँका लगाया गया है। उसने उनके साथ टीथ बाइट मार्क भी हैं, जिस पर रिपोर्ट की गई है, तो अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी चूँकि अज्ञात है, वो पहचान के नहीं है, इसलिए उसका नाम खुलासा नहीं हो सका है। हम लोग सभी संभव कोशिश करेंगे कि आरोपी को पहचान करके उसकी गिरफ्तारी करेंगे। ये कौन से ट्रेन में घटना हुई थी? इंटरसिटी ट्रेन। खाद वितरण की समस्या को लेकर किसानों ने किया सिमरिया मार्ग पर चक्का जाम। जिले के किसान खाद न मिल पाने से परेशान हैं। खाद वितरण की समस्या को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय किसानों द्वारा सिमरिया मार्ग अवरुद्ध कर विरोध जताते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रशासनिक व पुलिस बल मौके में पहुंचा और घंटों समझाइश दी गई, तब जाकर यातायात बहाल हो पाया। इस संबंध में किसान सहित संबंधित अधिकारियों से बात की गई। क्या मांगे आप लोग? जी, मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे हूँ, मैं किसान हूँ, ग्राम विसार से आया हूँ। 2-3 दिन से लगातार आज सुबेरे से ताला बंद है, अभी तक ताला नहीं खुला, जबकि गोदाम में खाद है। और इतने किसान हैं, 15-25 महिलाएं हैं जो खड़ी हैं सामने, देखिए वो लाइन में लगी हुई, एक को भी नहीं खाद मिल पाई। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ आप देख लीजिए, कहते हैं खुलवाते हैं, अभी तक नहीं खुलवाए। हम कहते हैं कि हमें खाद टोकन दिला दो ना, और अपना हम ये सब तोड़वाए देते हैं। प्रदेश में किसानों की इतनी दुर्दशा कर रखे हैं जी, तो इस तरह का जाम लगाने से इसका हल होगा। हवा नवा सब आ गए भाई, चक्का जाम किए तब तक सब आए, नहीं तो कोई सुनता था, कोई मर रहा, कोई रोटी बांधे वहाँ खा रहा, कोई वहाँ खा रहा, भाग रहा। कितने किसान हैं आप लोग के साथ? यहाँ कम से कम 200-300 किसान हैं, देख लीजिए, 500 से ऊपर है। अब बहुत दूर दूर के, यहाँ तक कि सिमरिया तक के लोग, तब किसानों की लाइन लगी। ये जो यहाँ पर खाद के वितरण करता है सेन बद्री सेन, वो आज बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए हैं। चाबी ताला उन्हीं के पास रहता है, जैसे कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है डीएमओ के माध्यम से। तो अभी डीएमओ साहब को सूचित कर दिया गया है, रघुवंशी जी को, कि वो अपने अन्य व्यक्ति के जो भी खाद का वितरण कर सकते हैं उनको यहाँ पर लेकर आए और खाद का वितरण किसानों को जो भी उपलब्ध खाद है उसके आधार पर कराया जाए। सर, सीएम ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर खाद को लेकर के किसान नारेबाजी करेंगे तो कलेक्टर को नाप दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चूँकि जो खाद वितरण यहाँ करता है सेन, वो आया नहीं बिना सूचना दिए हुए। अभी हम लोग उसके अल्टरनेट व्यवस्था, दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर खाद वितरण को प्रारंभ करा रहे हैं। कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, परेशान है लोग। हाँ, उसके पता चला कि कल उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है कर्मचारी के विरुद्ध में, ऑलरेडी उसके ऊपर FIR है। तो शायद वो बिना, उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर चाबी नहीं मिल पाती तो हम ताला ऑफिस का निकलवा करके दूसरा उस पर वैकल्पिक व्यवस्था करके खाद का वितरण कराएंगे। कल शायद सर उसी प्रबंधक के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था? हाँ, पता चला है, करैया मंडी में कल जो धान पकड़ी गई थी विगत वर्षों की जो बेची जा रही थी, उसके विरुद्ध उसमें उनका भी नाम है शायद, ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है अभी। अरे सर, नहीं है खाद तो हमें बता दें। अमेरिका और भारत के डॉक्टरों के ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन मैप लॉन्च किया है, जिसके कारण कोविड अस्पतालों में बेड की जानकारी आसानी से घर बैठे मिल पाएगी। जी हां, अब आप अपने मोबाइल पर वेबसाइट टाइप करिए www.madadmaps.com और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, संभाग, जिला, तहसील या कस्बे में बनाई गई कोविड अस्पतालों की जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। वहाँ रियल टाइम में कितने ICU बेड उपलब्ध हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं और कितने नॉर्मल बेड की उपलब्धता अस्पताल में है। ये ऑनलाइन मैप सेवा अमेरिका व इंडिया के डॉक्टर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको अपने मोबाइल पर www.madadmaps.com टाइप करना है। उसके बाद इंडिया या लोकेशन जो आपने डाल रखी है उसका नक्शा खुद खुल जाएगा, जिसमें उस स्थान के अस्पतालों की जानकारी होगी, जिसे क्लिक करने के बाद उस अस्पताल में सभी प्रकार के खाली बेड की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ अस्पताल प्रबंधन का नंबर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अन्य जानकारी कोविड संक्रमण व मरीजों को भर्ती करने के संबंध में ले सकते हैं। कुछ अस्पतालों में इसी नंबर से कोविड मरीज हेतु भर्ती करने की भी सुविधा है। ये जानकारी बिल्कुल सही है, जिसकी पुष्टि सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने प्रैक्टिकल करने के बाद जनहित में जारी की है। प्रकाश उर्फ पिंटू सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर मोड़ के पास 1 तारीख को यानी कि 9 वर्ष के प्रथम दिवस प्रकाश उर्फ पिंटू सिंह की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा
अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर टीम गठित कर मामले की विवेचना की जा रही थी, जिसमें आसपास के लोगों व मुखबिरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 6 से 7 लड़कों द्वारा न्यू ईयर पार्टी आयोजित की गई थी, जिसके बाद पार्टी में शामिल हुए गौरव तिवारी व नीलेश मिश्रा पार्टी खत्म होने के बाद पैदल घर जा रहे थे। तभी गायत्री नगर मोड़ के पास उनकी पिंटू से मुलाकात हुई। पिंटू ने बताया कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से नीचे उतर गई है, उसे निकालने में हमारी मदद कर दो, क्योंकि प्रकाश सिंह उर्फ पिंटू व आरोपी गौरव तिवारी दोनों ज़्यादा शराब पिए हुए थे, इसलिए तभी सिगरेट पीने को लेकर विवाद हो गया। फिर गौरव तिवारी व नीलेश मिश्रा ने मिलकर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने शव के चेहरे पर चाकू व पत्थर मारकर चेहरा भी बिगाड़ने का प्रयास किया, ताकि शव की शिनाख्त न हो पाए। घटना के बाद दोनों आरोपी अमन तिवारी व अरुणेंद्र द्विवेदी के सहयोग से मौके से भाग निकले। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। यह खुलासा रीवा एसपी नवनीत भसीन ने किया। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 1 जनवरी की रात को एक घटना हुई थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। बाद में जो मृतक है उसका नाम प्रकाश उर्फ पिंटू है, और उसके पश्चात घटना को ट्रेस करने के लिए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया और साइबर सेल ने भी काफ़ी रोल प्ले किया। फाइनली आज पूरी टीम ने अपने प्रयास से घटना को ट्रेस किया है। घटना मूलतः जो अभी तक की विवेचना में पूछताछ के दौरान आई है वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो मृतक है प्रकाश उर्फ पिंटू। ये 1 जनवरी को एक अपनी पार्टी से लौट रहे थे। उस दौरान तिराहे पर इनकी मुलाकात उन 2 लड़कों से हुई, गौरव तिवारी और नीलेश, जिन्होंने इनके शुरू में परिचय आपस में होने के बाद किसी मुद्दे को लेकर इनका झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, जिस कारण से मारपीट और फाइनली फिर इनके ऊपर चाकू से वार और पत्थर से वार करके इनकी हत्या कर दी गई। शव को रोड से किनारे साइड में भी छुपाने का प्रयास किया गया। शव का चेहरा भी छत विक्षत करने का प्रयास किया गया। हमने अभी टोटल 3 आरोपी इस केस में अरेस्ट किए हैं। उन आरोपियों से अभी हम लोगों ने पूछताछ की है और भी उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। चौथा साथी उनका भी हम लोग अरेस्ट शीघ्र कर लेंगे, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और 2 तारीख को सुबह जब घटना की जानकारी मिली तो मात्र 4-5 दिनों में इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी थाना और साइबर सेल ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए इस पूरी टीम को 10,000 का कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। अभी प्रकरण की विवेचना प्रारंभ है। इसमें आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी और साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार हम लोग विवेचना में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक की विवेचना में आए साक्ष्यों के अनुसार रात को दोनों अलग अलग ग्रुप में पार्टी होना, पार्टी के पश्चात उनका मिलना और तात्कालिक रूप से हुआ वाद विवाद, इसकी वजह अभी तक की उसमें प्रकाश में आया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन में साइबर सेल भी अपना काम कर रहा है और भी तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ और अगर इसमें विषय निकलता है तो उसको भी हम लोग गंभीरता से हमारी टीम पूरा देख रही है। सर, आरोपियों से बरामद क्या क्या हुआ है? आरोपियों के पास एक चाकू है जो घर का सब्जी काटने वगैरह का प्रयोग में आता है। इसका उन्होंने घटना में प्रयोग किया था। बाकी जो घटना स्थल पे पड़ा पत्थर थे वहाँ पे जिससे सर पे वार किए गए, वो पत्थर भी घटनास्थल पर मौजूद है। तो अभी एफएसएल अधिकारी अपना वहाँ पे विजिट एक बार कर चुके हैं, बाकी वो भी और कलेक्शन कर रहे हैं एविडेंस का। नहीं, आरोपियों ने जो बताया कि पार्टी के बाद एक चाकू अपनी जेब में रख के वो चल रहे थे। एक चाकू रख के जेब में चल रहे थे, जिस चाकू से उन्होंने वार किया। उनका ये कहना है कि चूंकि हमारी इनसे बातचीत हो गई थी 5-7 मिनट तक, सिगरेट भी हम लोगों ने इनसे लेके पी ली थी और बातचीत के दौरान हमारा ये नाम पता भी समझ चुके थे। फिर वार करने के दौरान ये बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाते, हम पकड़ में आते, तो हम लोगों ने
तत्काल फिर ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आके हमने इस घटना को अंजाम दिया है। नहीं, ये दोनों पार्टी साथ में नहीं हुई है, ये अलग पार्टी से निकल के आए हैं, वो अलग पार्टी से निकल के आए हैं। इनका पहले कोई संपर्क संवाद नहीं हुआ है और उसी मौके पर किराए पर मिलने के पश्चात ही परिचय संपर्क होना शुरू हुआ, जो बाद में कन्वर्ट हो गया हॉट टॉक में और आगे के झगड़े में, जिसकी परिणति इस घटना के रूप में हुई। आरोपी जो मृतक है वो अपने पार्टी के पश्चात अपने एक मित्र को छोड़ने गए थे। लौटते में एक रोड ऐसी थी, एलिवेटेड सीमेंट से बनी हुई रोड, जिसमें गैप था नॉर्मल जमीन से। वहां पे लौटते में किसी कारण से वो गाड़ी का एक पहिया नीचे उतर गया, जिस कारण से वो गाड़ी बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा जानकारी वहां के लोगों से भी बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया, इस बात की पुष्टि की उन्होंने। इस कारण से गाड़ी उनकी वहां छूट गई थी और वो पैदल ही अपने घर की तरफ आ रहे थे। घटना का कारण सर नशा माना जा रहा है, नशे के कारण घटना। अब ये तात्कालिक रूप से तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने पार्टी से लौट रहे थे। अब नशे का कितनी मात्रा में उन्होंने सेवन किया, क्या किया, ये बात अभी और विवेचना में ही आ पाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सहारा इंडिया निवेशकों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पैसे दिलाए जाने की गुहार एसपी से लगाई है। सहारा इंडिया की दो संस्थाएं, एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जिसका संचालन लखनऊ से होता है, वहीं दूसरी स्टार्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है और शाखाएं देश प्रदेश सहित रीवा में भी संचालित हैं, जिसमें जिले के हजारों की संख्या में लोगों ने निवेश किया है। लेकिन वर्ष 2017 के बाद से समयावधि पूर्ण होने के बाद भी निवेशकों व उपभोक्ताओं को उनका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। उपभोक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का हवाला देकर केस फाइनल होने पर मैं ब्याज भुगतान करने की बात कर अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं दिया जा रहा है और 3 साल हो गए सर, अभी तक पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक डेथ क्लेम तक नहीं दिया जा रहा। 3 साल हो गए, 2019 का डेथ क्लेम है सर, अभी तक डेथ क्लेम तक नहीं दिया गया है और समझ में नहीं। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं फंड आएगा तब मिलेगा पैसा, पैसा देने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसी में हम लोग परेशान है सर। कब तक नहीं पैसा मिला? पैसा नहीं सर, ये सर 2019 से मैच्योरिटी मेरी पड़ी, अभी तक आज पैसा नहीं दिया गया। 2018 से भी भुगतान है सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अरे वैसे तो 2019 की मेरी डेथ मैच्योरिटी पड़ी सर, वो भी नहीं दिया गया अभी तक। अब बोलते हैं फंड नहीं है। हम लोग कितने लोग होंगे? हम लोग, अरे हम लोग तो सर बहुत कम से कम मान के चलिए कि 250-300 लोग हैं। 250-300 आदमी हैं ऑलरेडी और सब लोग लिस्ट बना के आए हैं एसपी कार्यालय में देने के लिए सर जी को कि पेमेंट हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। भुगतान 10 करोड़ चुका है। आप लोग एजेंट से भुगतान एजेंट नहीं सर, पार्टी मतलब जमा करता है, हम लोग जमा किए हैं, हजार लोग जमा करता है सर। जाते हैं तो यही बोला जाता है कि बस हर 3 महीने में जिस एजेंट के थ्रू आप लोगों ने पैसा जमा किया था वो एजेंट क्या जवाब? वो ही बोल रहे हैं, टाइम देते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भी फंड नहीं है, फंड आएगा तब देगा। मतलब ऑफिस में ये बता रहे हैं वो लोग कि कहते हैं कि मैनेजर ये कहते हैं कि जब फंड आएगा तब आप लोगों को पैसा मिलेगा। भाई एजेंट भी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बात करते हैं। एजेंट बराबर जा रहे हैं, वो भी आगे बताते हैं कि फंड मिलेगा तब मिलेगा। तो आदमी परेशान है, पता नहीं कि 3 साल से फंड नहीं आ रहा है और पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं सर। अभी क्या मांग करने आए एसपी साहब? अभी यही मांग करने आए कि एसपी साहब से कि मतलब कि हम लोगों को पैसा दिलाया जाए। जो मैच्योरिटियाँ हो गई हैं 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनका पैसा सर
कृपा करके हम लोगों को मेच्योरिटी दिलाएं। थाने में इसकी आप लोग शिकायत किए इस विषय में? सर अभी तो यही स्टार्टिंग की है, इसके बाद जो है तो अब ये सोचते हैं कि अब सर के बाद जो है तो थाने में हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार निगम। कितने की मेच्योरिटी है आपकी? मेच्योरिटी सर हमारी कम से कम होगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 times snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. एक और किशोर के परिजनों ने कोरोना टीकाकरण के कारण तबीयत खराब होने की शंका जाहिर की है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा जिला अंतर्गत गुढ़ निवासी किशोर रुद्र प्रताप सिंह की बीती शाम अचानक तबीयत खराब हो जाने के चलते उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जिसमें परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व कोरोना टीका लगने के बाद से किशोर की तबीयत खराब है। टीका लगने के कारण तबीयत खराब होने की शंका जाहिर की गई है। फिलहाल किशोर की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी संजय गांधी अस्पताल ने बताया कि डर के कारण बेचैनी की शिकायत थी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जिला वासियों से अपील की है कि वो किशोरों को कोरोना का टीका लगवाएं। वहीं किशोरों से कहा गया है कि मन में डर लाने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आज सुबह 8:30 बजे ध्रुव प्रताप सिंह नाम के एक बच्चे को गुड़ से यहाँ लाया गया था, जिसे घबराहट की शिकायत थी और बेचैनी की, और जांच करने पर और पूछने पर पता लगा कि 2 दिन पहले उसको वैक्सीनेशन लगा था। तो जब उसकी जांच की गई तो सब कुछ सामान्य पाया गया है और जांच के बाद डॉक्टरों ने ये डायग्नोसिस बताया है कि वो एंग्जाइटी हुई है। उसको एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा न्यूरोसिस में घबराहट बेचैनी हुई है उसे, और उसको थोड़ी देर के लिए पहले परीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखकर उसको अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। पेशेंट बिल्कुल सामान्य है, पूरी तरह से सभी चिकित्सकों की निगरानी में है और देख भी लिया गया है अच्छे से और एकदम सामान्य है। मैं आपके माध्यम से बल्कि ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये बताएं कि ये घबराने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग चुका है और सभी सुरक्षित हैं, इसलिए अपने बच्चों को इस बारे में आश्वस्त करें कि कोई घबराने की बात नहीं है, बड़े आराम से टीका लगवाएं। रीवा में आयोजित रंगअलख नाट्य समारोह का हुआ शानदार समापन। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा आयोजित 8वें राष्ट्रीय रंगअलख नाट्योत्सव की अंतिम शाम दहाड़ नाटक का मंचन हुआ। इसके अलावा दिन में विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी ने अलकनंदन के ऊपर अपने संस्मरण सुनाए। वहीं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ ने भी अलग जी पर अपने उद्गार रखे। एक बहती नदी की तरह से जो लगातार अपने आप में परिवर्तन लाती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। जैसे नदी बहती है और आसपास जहां जहां से गुजरती है वहां के जमीन के प्रभाव वो अपने आप में समेटती रहती है नदी। अगर नदी रुक जाएगी तो पानी जल जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति है, हमारी लोक कलाओं को भी बहती नदी की तरह होना चाहिए। और बहती नदी स्थान से जैसे गुजरती है वहां से प्रभाव ग्रहण करती है। हमारी लोक कलाएं, हमारी संस्कृति भी समय की जो नदी बह रही है उससे अपने प्रभाव ग्रहण करती है कि किस समय में, और ऐसा कोई क्लोज नहीं, कौन सा प्रभाव आप समझ नहीं सकते कि कौन सा प्रभाव किस देश से आया, किस काल से आया। लोक कला उसके वो अपने अंदर ऐसे समेट लेती है कि जैसे ये उन्हीं का हो, वो आपको बाहर। शाम ठीक 6:30 बजे दहाड़ नाटक घंटा बजने से आरंभ हुआ। नाटक क्रांतिकारी सैनिक का था जो गोली लगने से घायल हो जाता है और सेना से अलग होकर स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता है। इसी संघर्ष में बाघिन और उसका बच्चा मिलता है और संघर्ष में बाघों को सैनिक अपने परिवार का सदस्य बना लेता है।
मंच पर शिवांगी और अनंत ने दर्जनों चरित्रों को साकार किया और सभी एक से बढ़कर एक थे। नाटक रंगमंच में प्रचलित भाषा को तोड़ता है। मंच पर ये प्रकाश परिकल्पना नीतीश भारद्वाज ने किया था। आइए देखते हैं नाटक के कुछ अंश। गांव के कुआं और तालाबों में जहर मिला रखा और थन से लगाया, बच्चा छटपटाया, खींचा, तानी सी मच गई। भला बताइए कैसे पीता हूं? बच्चे के पेट में पानी भरा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पीएम सुरक्षा में हुई चूक को भाजपा पदाधिकारियों ने बताया हत्या की साजिश। महिला रेलकर्मी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए की गई मारपीट। खाद वितरण को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम और ऑनलाइन मैप लॉन्च। देश प्रदेश सहित जिला कस्बा के कोविड अस्पतालों में खाली बेडों की मिलेगी घर बैठे ऑनलाइन जानकारी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।